वेलकम टू योर फिजिक्स स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक। इस यूनिट में हमारे बच्चे 4 चैप्टर्स आएंगे और उनमें से फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक। यहाँ बच्चे बात आ रही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट और व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? क्या होता है बच्चे? आपने छोटी क्लासेस में मैग्नेट स्टडी की है बच्चे। मैग्नेट्स क्या होती है? मैग्नेट्स आर द मटेरियल्स विच अट्रैक्ट्स आयरन एंड इट्स कंपाउंड्स टुवर्ड्स इट। जो अपनी तरफ आयरन या उससे जो भी कंपाउंड्स होते हैं या उनके जैसे जो मेटल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, वो हमारी होती है मैग्नेट। तो यहाँ से ही बच्चे एक वर्ड हमारा बनता है मैग्नेटिक फील्ड। उसको देखते हैं जरा। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे बच्चे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसे ही हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे भी मैंने बात की मैग्नेट, सपोज ये हमारे पास है मैग्नेट और इसमें मैंने कहा मैग्नेट इज ए मटेरियल विच अट्रैक्ट आयरन और इट्स कंपाउंड्स। जो आयरन और उसके कंपाउंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं वो हमारी क्या होती है मैग्नेट। अब बच्चे ऐसा तो नहीं है कि ये मैग्नेट हमारी ऑब्जेक्ट हमारा आयरन की किसी भी पोजीशन पर रखा हो, कितनी भी डिस्टेंस पर रखा हो, ये उसको अट्रैक्ट कर लेगी? नहीं, इसकी भी क्या होगी? एक रेंज होगी। जिस रेंज के अंदर अगर ऑब्जेक्ट हमारी प्रेजेंट है तो ये उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो बच्चे यदि हमारे पास ऐसा मेटल होगा तो उसके चारों तरफ एक रीजन बनेगा, एक एरिया बनेगा, एक वॉल्यूम कवर करेगा। ऐसा सरफेस हम लेंगे, ऐसा रीजन हम लेंगे जिसके अंदर अगर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट हमारे पास है या तो दूसरी कोई मैग्नेट हो या सपोज कोई आयरन ऑब्जेक्ट हो तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे? द रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। जिस रीजन में उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके उसको आप क्या कहते हो? मैग्नेटिक इफेक्ट। ये बच्चे आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ए रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच एनी अदर ऑब्जेक्ट लाइक आयरन, नेल और अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो रीजन आपका बच्चे कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चे यहाँ चैप्टर में हमने लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो हमारी यूनिट हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं। तो ये कैसे प्रूव हुआ कि हमारी करंट भी मैग्नेट के लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है? करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, कैसे प्रूव होता है बच्चे? इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे ओरस्टेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट आपने 10th क्लास में पढ़ा था। थोड़ा सा हम उसको यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहते हैं ओरस्टेड? देखते हैं बच्चे। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, देखिए बच्चे क्या किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट में? एक वायर लिया, कंडक्टर स्ट्रेट से ए बी, तो हम कोई नाम दे देते हैं। इसके अक्रॉस ये लगा देते हैं कोई बैटरी, इसके साथ में बच्चे रियोस्टेट भी लगा देते हैं फॉर द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बच्चे मैं 2 डायग्राम और बना लेता हूँ। ये बात करते हैं इसकी इन कंडीशंस में देखेंगे इसको जरा। ये हमारा रियोस्टेट होता है बच्चे, ये हमारा बैटरी हो गया, ये हमारी की हो गई। एक और पोजीशन में लेंगे बच्चे इसको। सपोज डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। सपोज जैसा मैप के अकॉर्डिंग लेते हैं अपवर्ड एंड नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट।
अब बच्चे हम लेते हैं एक मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल भी क्या होती है, नीडल टाइप मैग्नेट होती है। और बच्चे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, इफ ए मैग्नेटिक सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम इट्स सेंटर देन इट स्टे ओनली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक एंड उसका नॉर्थ में रुकता है, दूसरा एंड उसका साउथ में रुक जाता है। तो बच्चे हम क्या करते हैं, इस वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल लेकर के आते हैं। हमने कहा ऊपर की तरफ नॉर्थ है, तो जो भी इसका नॉर्थ एंड होगा, नॉर्थ पोल होगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन में सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में, हमने डायरेक्शन पहले से इंडिकेट कर दी है, स्टे करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहाँ देखिए मैंने टिप ओपन रखा है बच्चे, तो यहाँ इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। दैट मीन्स यहाँ मैग्नेटिक नीडल पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, अनइफेक्टेड है, अनडिफ्लेक्टेड है डायरेक्शन की, ये अभी भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे की हुई है। सपोज अब हम क्या करते हैं बच्चे, इस सेकंड फिगर को देखते हैं। यहाँ अब हम क्लोज कर देते हैं। जैसे आप की क्लोज करेंगे तो यहाँ सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगी कंडक्टर एबी में, फ्रॉम ए टू बी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम क्या देखते हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल है, अब ये मैग्नेटिक नीडल अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से एक डिफ्लेक्शन शो करती है। तो ये बच्चे इस डायरेक्शन में सपोज डिफ्लेक्ट हो गई, टुवर्ड्स द वायर, नॉर्थ पोल इसका डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब बच्चे क्या किया गया, यहाँ अगर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, देखो उसके साथ ने क्या किया, एक तो करंट फ्लो करा दिया, दूसरा फिर उन्होंने करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो मैं क्या देखते हैं, डिफ्लेक्शन मोर एंड मोर होने लगता है। जैसे करंट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज होने लगता है, और जीरो हो जाएगा तो नो डिफ्लेक्शन। अब बच्चे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये जो हमारी बैटरी लगी हुई थी, इसके टर्मिनल रिवर्स कर दिए। मीन सर्किट में करंट की डायरेक्शन रेसिप्रोकल हो गई, रिवर्स हो गई। अब देखिए बच्चे क्या हुआ, तो यहाँ जो हमारी नीडल थी इस बार पहले से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इसका नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द कंडक्टर चला। तो बच्चे यहाँ ये एक्सपेरिमेंट देखने से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये किस लिए डिफ्लेक्ट हो रही है। ये डिफ्लेक्ट हो सकती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में। अब बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो हमारा कंडक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल रहेगा, ओवरऑल न्यूट्रल रहता है, कोई चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट नहीं है, तो दूसरा फील्ड केवल एक ही प्रेजेंट हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियली जब करंट आपने फ्लो नहीं कराई थी तब यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होता है, जीरो, मीन्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मैग्नेटिक नीडल। देन वी कैन से विदाउट करंट ए मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस। सेकंड फिगर में आपने क्या किया, जैसे आपने क्लोज करके कंडक्टर ए बी में करंट फ्लो कराई, देन मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। कारण क्या रहेगा, इस टाइम क्या हो गया, जैसे आपने करंट फ्लो कराई इस वायर में करंट प्रोड्यूस हो गई, देन करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड द कंडक्टर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया इस कंडक्टर के आसपास। इसी एक्सपेरिमेंट को हमने क्या किया, करंट को रिवर्स करके देखा। सपोज अब करंट को रिवर्स करके देख लेते हैं क्या ऐसा इफेक्ट मिलता है, बिल्कुल वही इफेक्ट मिला। अब बस क्या हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, उसका इफेक्ट चेंज हो गया, तो मैग्नेटिक नीडल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ ये जो हमारा ओस्टेड एक्सपेरिमेंट है ये हमें क्या बता रहा है, क्या बताता है बच्चे, व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अबाउट द कंडक्टर। एक कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जब भी आप किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट हमें ये बता रहा है। दूसरे बच्चे देखिए, जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। करंट की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स द डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो बच्चे ये एक्सपेरिमेंट केवल ये शो कर रहा है कि इफ a current flows through a conductor then a magnetic field is produced around the conductor। तो बच्चे अब
यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितनी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो हम एक दूसरे रूल से पढ़ेंगे, दैट इज बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, इस लॉ के हेल्प से हम बच्चे फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए बच्चे कैसे, सपोज यू हैव एन आर्बिट्रेरी कंडक्टर, एक कोई भी कंडक्टर आपने ले लिया और शेप कैसे बच्चे इसकी आर्बिट्रेरी थे। सपोज इस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो कर रही है, से आई करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ बच्चे सपोज कोई पॉइंट गिवन है P, जिस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो यहाँ बायो-सेवर्ट ने क्या किया बच्चे, सबसे पहले क्या किया, इस वायर को इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे सेगमेंट्स यहाँ पर ले लिए, जिनकी लेंथ है सपोज बहुत छोटी सी लेंथ DL। जब हम D लेटर ले लेते हैं तो क्या जाता है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, और सपोज इस DL से जो हमारा पॉइंट P है उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसका पोजीशन है, उसका डिस्टेंस है सपोज R, ये हमारी R है, और सपोज इस DL जिस टाइप से करंट फ्लो रही है वहाँ और इस R के बीच में एंगल बना हुआ है। देन अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज, छोटा सा वायर आपने लिया है, छोटा सा सेगमेंट आपने लिया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल होगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ये आपने बच्चे ओर्स्टेड लॉ में जो आपने पढ़ा था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जो आपने किया था उसमें भी क्या देखा था, करंट इंक्रीज होती है तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, करंट डिक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। सेकंड थिंग बच्चे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। जितनी बड़ी आपकी लेंथ होगी वायर की, उस लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड थिंग क्या होगी बच्चे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। और सेट एक्सपेरिमेंट में हमने कहा था कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाएगी ऐसे ऐसे ही क्या होगा स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती चली जाएगी, और रिलेशन होता है बच्चे 1/r स्क्वायर के रूप में। फोर्थ थिंग हमारी क्या होती है बच्चे, यहाँ एक और फैक्टर आ गया बच्चे आपका, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज आल्सो डिपेंड्स on the sign of angle between R and DL। तो दोनों के बीच में जो एंगल बना है उसके साइन मीन साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होता है। इन सारे फैक्टर्स को आप बच्चे कंबाइन कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, therefore DB इज प्रोपोर्शनल टू क्या बना, I DL, और यहाँ आ गया बच्चे साइन थीटा अपॉन R। अब बच्चे जैसे हम फिजिक्स में नॉर्मली करते हैं, जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है तो हम वहाँ पर एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ K, फिर बाद में मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है, फाइनल में कांस्टेंट रख देता हूँ, क्या होता है बच्चे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा upon R। So due to a small length segment of a current carrying conductor DL, magnetic field at a point P is given by dV equal to mu naught upon 4 pi I DL sin theta upon R, where constant की बात करते हैं बच्चे, 4 pi तो आपका जाना पहचाना म्यू नॉट is a constant and called permeability of free space। तो ये होती है बच्चे permeability of free space, ठीक है बच्चे। और इसकी जो वैल्यू होती है
म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आप इस तरह से भी लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू डायरेक्ट आप लिख दीजिए 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। और बच्चे जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था एक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट, क्या था बच्चे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वहाँ वो सिंबल वो कांस्टेंट आता है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ आता है म्यू नॉट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही क्या कर रहे हैं, परमिट टू एबिलिटी इन फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, दोनों ही प्रॉपर्टी किसकी है बच्चे, वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये भी याद रखिए ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में बच्चे डिनोट कर सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और बच्चे जब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, कुछ रूल्स है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग एंड रेडियस वेक्टर r, इन दोनों की परपेंडिकुलर। मीन्स सपोज ये मेरा पॉइंट मीन्स ये डिस्टेंस r है इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, वायर भी मेरा लाई कर रहा है इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो इनवर्ड हो जाएगी बच्चे परपेंडिकुलरली इनवर्ड और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इस केस में होगी परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो यहाँ दोनों के परपेंडिकुलर होगी, तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ n कैप, दैट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब बच्चे देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ अगर मैं क्या करूँ, इस यूनिट नॉर्मल वेक्टर को मैं r वेक्टर से रिप्लेस कर दूँ, तब देखिए क्या होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ dl और r के बीच में एंगल बना हुआ बच्चे थीटा, इन दोनों की टर्म में देखिए कैसे हो जाएगा, ये 11वीं क्लास में वेक्टर बनाना सीखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r। और बच्चे मैं लिख देता हूँ dl क्रॉस r कैप। r कैप हमारा क्या होगा बच्चे, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा जिसका वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन r। ठीक है बच्चे, इस r कैप को भी आप रिप्लेस कर सकते हो कैसे, वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म आ जाएगी बच्चे, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r, तो नीचे आ रहा है तो r क्यूब हो जाएगा बच्चे। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ी है बच्चे, ये होती है टेस्ला। और भी यूनिट्स होती है उनकी हम बाद में बात करेंगे कैसे कैसे बनती है, टेस्ला को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड। कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चे, अभी हमने बायोसावर्ट फॉर्मूला पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल, या आप कह सकते हैं ड्यू टू एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ सेगमेंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta upon r square, and due to an infinitesimally small charge element dq, electric field at a point is given by d is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dq upon r। ये है बच्चे। अब यहाँ दोनों लॉज को हम स्टडी करते हैं, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले सिमिलरिटी देखते हैं, क्या क्या है बच्चे सिमिलरिटी। फर्स्ट वन आप देख रहे हो, दोनों में क्या आया है 1 अपॉन r स्क्वायर 1 अपॉन r स्क्वायर। और जब 1 अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कोई क्वांटिटी होती है तो हम उसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ।
means both fields obey inverse स्क्वायर लॉ, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सेकंड थिंग, दोनों ही क्वांटिटीज कैसी है, वेक्टर है। तो वेक्टर में क्या हो, जब एक ही पॉइंट पर बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो उनका क्या आएगा, वेक्टर सम। तो मीन्स दोनों ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। बोथ फॉलो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों ही सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो कर रहे हैं बच्चे। थर्ड वन क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, 1/r²। आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत दूर तक। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमारा चार्ज रखा है, हम करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो इतनी दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वेनिस हो जाएगा, नहीं, बहुत दूर तक जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड। तो ये तो बच्चे हो गई हमारी सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तीनों याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे क्या क्या बता, इनवर्स स्क्वायर लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, लॉन्ग रेंज फील्ड। दूसरा हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं बच्चे, अब डिफरेंसेस की बात करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट, यहाँ टर्म आई है dq, दैट मीन्स चार्ज, और आप जानते हो चार्ज इज ए स्केलर फंक्शन, और यहाँ बच्चे फंक्शन आ जाता है आई dl, इन दोनों को हम कंबाइन फॉर्म में रखेंगे। और dl आप लेंथ वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक वेक्टर फंक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे स्केलर फंक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा किससे प्रोड्यूस हो रहा है, वेक्टर फंक्शन से। द कॉज ऑफ magnetic field is vector function and cause of electric field is a scalar function। फर्स्ट डिफरेंस आपका ये स्टूडेंट। सेकंड, अब देखिए बच्चे डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड में कहा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आर एंड डीएल। जिस प्लेन में आर और डीएल होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर ये आपका चार्ज है क्यू और यहाँ आपका पॉइंट है पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है इन द डायरेक्शन ऑफ जॉइनिंग द लाइन द चार्ज टू द पॉइंट। जिस लाइन के थ्रू आप दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं उस लाइन के थ्रू ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो यहाँ भी डिफरेंस है बच्चे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन formed by R and dl vector, whereas the direction of electric field क्या बताया बच्चे अभी मैंने, in the direction of line joining the point to the charges is in the line joining the charge to the point। जिस लाइन के थ्रू आप चार्ज को पॉइंट से ज्वाइन करेंगे उस लाइन के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। थर्ड डिफरेंस, यहाँ दोनों को अगर आप गौर से देखो, यहाँ पर एंगल थीटा आया है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं आया है। दैट इज magnetic field at a point due to a current carrying conductor is also depend the direction of magnetic field at a point due to a current carrying conductor also depends on the sign of angle between dl and r, दोनों के बीच में जो भी एंगल है।
उसके साइन पर डिपेंड कर रहा है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एंगल, वहाँ एंगल आता ही नहीं है, कहीं भी पॉइंट हो आपका ना कोई साइन का आएगा ना कोई थीटा आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे डिफरेंसेस। ठीक है, आज क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो सेवर्ट लॉ।